बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का आपका जो सब्जेक्ट है इसके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपका जो अगला सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है 2024 के लिए ये ज्योग्राफी का होगा। ठीक है, जो कि 3 से 4 दिनों में ही यानी कि 29 फरवरी 2024 को होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में तैयारी के लिए केवल और केवल 3 से 4 दिन का ही समय बचा है। इसीलिए बच्चों आपकी कम टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए कम टाइम में आपकी अच्छी तैयारी हो, प्रिपरेशन इंक्रीज हो और साथ ही साथ आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होता जाए जिससे तैयारी में कोई कमी ना रहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज से ही और इसी वीडियो के माध्यम से हमने अपने चैनल पे एक नई वीडियो सीरीज जो है वो शुरुआत कर दी है। और इस सीरीज के अंतर्गत आपके ज्योग्राफी के 29 तारीख के एग्जाम से पहले पहले हम आपको एक नहीं दो नहीं कम से कम 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को करवाने वाले हैं। ठीक है, और आप यकीन मानो बच्चों, अगर आपने इन सैंपल क्वेश्चन पेपर की तैयारी अच्छे से कर ली, सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखा, हर एक सैंपल पेपर की वीडियो को एंड तक देखा, तो आपकी जो तैयारी है पूरी की पूरी क्लास में बहुत अच्छी हो जाएगी। इवन आप 70 आउट ऑफ बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। क्योंकि ज्योग्राफी में क्या होता है कि आपको सेंटेंस का जो मतलब आंसर है ना वो वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, और मैं आपको वर्ड टू वर्ड एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। और ये तो मैंने आपको सिर्फ 5 बताए हैं, हो सकता है कि मैं इससे ज़्यादा भी लिया हूँ, 5 तो बहुत कम बताए मैंने आपको। ठीक है, अगर आपका प्यार और सपोर्ट आएगा बहुत ज़्यादा तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि और भी ज़्यादा आपके लिए सैंपल पेपर्स लेके आऊँ। ठीक है, देखो अगर आप चाहते हो कि आप इन 5 के 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर की अपनी वीडियोस को देखो, ठीक है, अगर आपका कोई वीडियो मिस हो जाता है, अभी हम जो सीरीज चलाएंगे तो उस प्लेलिस्ट का लिंक जिसमें आपको 5 के 5 सैंपल की वीडियोस मिल जाएंगी, उसका लिंक आई बटन में भी दे दूंगा। ठीक है, और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी दे दूंगा, आप कहीं से भी जाके देख लेना। ओके बच्चों, तो 5+ सैंपल पेपर की सीरीज का ये हमारा सबसे पहला सैंपल पेपर होगा। तो सारे के सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको हमारा ये स्टेप कैसा लगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आपका जो फ्रंट पेज है ज्योग्राफी का कुछ इस तरीके का रहेगा। यहाँ पे कोई भी एक सीरीज रहेगी और आपके 4 सेट होते हैं। तो ये सेट जो है वो मतलब ये पेपर चारों सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको अपना सीबीएसई का रोल नंबर लिखना होता है। मेक श्योर बच्चों पेपर के अंदर आपके 2 मैप हो और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 होने चाहिए। बाकी 15 मिनट आपको पढ़ने के मिलते हैं। 10:30 से 1:30 का आपका पेपर है। ठीक है, और 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 70 मार्क्स का होता है, क्योंकि इसमें 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। ठीक है, तो पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आपको क्या करना है, उसके सामान्य निर्देश पढ़ने हैं। तो अभी तक हम जो चल रहे हैं वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और हो सकता है 1-2% चेंजेस हो तो पढ़ लेना एक बार इसको ध्यान से। ओके, पेपर के अंदर आपके 5 खंड होंगे, ABCD और A, और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 30। अब देखते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला आएगा सेक्शन नंबर A, जिसमें 1 से 17 आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, यानी कि सेक्शन A के अंदर आपके 17 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक ऐसी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको 100+ MCQ की मैं तैयारी करवा दूं। ठीक है, बुक 1 की भी और बुक 2 की भी। ठीक है, तो वो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी आपके लिए। वर्ल्ड मैप की जो वीडियो है वर्ल्ड मैप की, वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। फिर खंड बी आ जाता है, इसमें 18 और 19 ये आपके स्रोत आधारित 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। एक पैसेज पर बेस्ड रहेगा और एक चित्र वाला रहेगा। ठीक है, जैसे सुएज नहर, पनामा नहर, पार्थ साहब रेल मार्ग, इस प्रकार से। फिर खंड सी आ जाता है, जिसमें 20 से 23 ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर के, यानी कि 3 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन होंगे, और इनमें 2 क्वेश्चन में आपको अथवा मिलेगा, एक वर्ल्ड वाले क्वेश्चन से, एक इंडिया वाले क्वेश्चन से। ओके, फिर खंड डी आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेला सेक्शन टोटल 25 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें 24 से 28 हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, 5-5 नंबर के 5। ओके, और मैप को हल्के में बिल्कुल मत लेना बच्चों, क्योंकि मैप क्वेश्चन जो आपका 29 रहेगा ये 5 मार्क्स का वर्ल्ड का रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 30 ये आपका इंडिया का रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनो, आपके वर्ल्ड मैप के लिए, ठीक है ना, वर्ल्ड मैप के लिए एक 1 शॉट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वर्ल्ड मैप की वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, जरूर देख लेना। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पेपर नंबर 1 है, ये इसके पार्ट 1 की वीडियो होगी, जिसमें हम 2 सेक्शन समझेंगे, 2 नहीं 3 समझेंगे। कौन कौन से? सेक्शन A, B और C। ठीक है, यानी कि टोटल 35 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं
वो इस वीडियो में समझेंगे। बाकी डी और ई रह जाएगा, जो इसमें भी आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसे हम पार्ट 2 में समझ लेंगे बच्चों, ठीक है। और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में दे दिया जाएगा, ठीक है सर जी। चलिए सर, इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, अब शुरुआत करते हैं फटाफट से, टाइम बहुत कम है। चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से देखिए, क्योंकि ये जो पेपर है इसे मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। तो सेक्शन ए में आपके 17 एमसीक्यू होंगे, सेक्शन बी में आपका 100 बेट्स आपके 18-19 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में आपके 3 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन डी में आपके 5 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन ए में आपका 29वां वर्ल्ड मैप 5 मार्क्स और 30वां इंडिया मैप 5 मार्क्स। ओके बच्चों, आर यू रेडी फॉर दैट? शुरुआत करें, चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो है हमारा आज के इस पेपर का सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर ए, ये शुरुआत हो जाता है। अब सेक्शन ए के अंदर पहले हम डिस्कस करेंगे 21 एमसीक्यूज को, ठीक है बच्चों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक सेकेंड, 18, अच्छा ये 21 का है सर जी, 17 है ना। 21 तो 11th की हिस्ट्री में थे, अभी मैं वही वीडियो बना रहा था ना, तो वही यहाँ पे याद रहेगा। तो आपके सेक्शन ए में टोटल है 17 एमसीक्यूज, ठीक है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन 17 एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मैं तो आपको बताऊंगा ही, आप भी मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जरूर सोचना कि सर जी ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये आंसर हो सकता है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और यही नहीं, जब आपका ये वीडियो एंड हो जाए तो आप मुझे स्कोर भी बताना कि 17 आउट ऑफ आपने कितने के सही आंसर दिए थे, ठीक है बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है ये एक अविकथन और कारण वाला है। तो अविकथन क्या कहता है हमारा, ध्यान से पढ़िए। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया, यानी कि पहले के टाइम पे भोजन संग्रह होता था केवल खाने के लिए, लेकिन आज के टाइम पे भोजन संग्रह किया जाता है व्यापार के लिए, बिल्कुल ठीक है। कारण, जो ये व्यापारी होते हैं जो भोजन संग्रह करते हैं, इनमें ये लोग कीमती पौधों की जो पत्तियां होती हैं इनको एकत्र करते हैं, छाल को एकत्र करते हैं, किससे, क्योंकि इनसे औषधियां बनाई जाती हैं, ठीक है। और जो औषधीय पौधे होते हैं स्वयं उनको भी एकत्र करते हैं, बेचते हैं। तो अर्थात आधुनिक समय में ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या बोलेंगे, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश में तो असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, और इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन में सेकंड ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। वे स्थान जहां नगर पालिकाएं होती हैं, जिन्हें हम कंटेनमेंट बोर्ड या फिर नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी होती हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक एरिया है, यहाँ पे नगर पालिका है, कंटेनमेंट बोर्ड है जिसे नोटिफाइड टाउन एरिया बोलते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे। तो नगर पालिका है, यानी कि नगर पालिका प्रशासन चलता होगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रशासनिक नगर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, जिसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब यहाँ पे देखिए, मानव भूगोल के बारे में एक परिभाषा हमें दी गई है। अब हमें ये पहचानना है कि ये परिभाषा किस भूगोलवेत्ता ने दी है, ठीक है। पहले परिभाषा पढ़िए। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। कई बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि ये परिभाषा क्या है। तो परिभाषा ये है, जब हम बात करते हैं मानव भूगोल की, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ये बेसिकली ये होता है कि अस्थिर पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी जो स्थिर नहीं है, जो कि चक्कर लगाती रहती है, अपने एक्स पे घूर्णन करती रहती है, ठीक है। और क्रियाशील मानव, यानी कि हम मानव क्रिया करते हैं, तो इन्हीं पृथ्वी और मानव के बीच का जो परिवर्तन है, इसके संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल होता है। अब ये कहा किसने है, तो ये बात कहिए बच्चों एलन सी सैंपल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आपका एक 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे आपको कोयले के संदर्भ में कुछ कथनों पे विचार करना है और ये देखना है कि कौन सा असत्य है। पहले पढ़ने चारों, फिर देखना है। तो सबसे पहला बात ये बच्चों कि कोयले का जो उपयोग है वो ताप विद्युत उत्पादन, यानी कि कोयले से हम बिजली बनाते हैं, ठीक है। और लौह अयस्क के प्रज्वलन, यानी कि लोहे को पिघलाने के लिए उपयोग होता है। तो कोयले का उपयोग एक तो बिजली बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा जो लौह अयस्क होते हैं उनको पिघलाने के लिए होता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा यहाँ पे कहा गया है कि जो बिटुमिनस कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा होती है 50% से भी कम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हमारा गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, भारत में सबसे अधिक जो गोंडवाना कोयला है, मतलब सबसे अधिक जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है ये दामोदर घाटी में स्थित है, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भूरा जो कोयला होता है
इसे लिग्नाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कौन सा सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, दूसरा वाला, तो जिसमें आपको दूसरा मिल जाए, ये रहा देखो डी वाला, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ और भी पता चल गई, क्या सर जी, कोयले का उपयोग किसमें करते हैं, ताप विद्युत उत्पादन में, लौह के प्रगलन में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक गोंडवाना कोयला क्षेत्र कौन सा है, दामोदर घाटी है। भूरे कोयले का क्या नाम है, लिग्नाइट नाम होता है। ओके, चलिए इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन जो आपका बी वाला है मतलब सेकंड, ये रॉन्ग हो जाएगा, और रही बात ऑप्शन की तो डी यहाँ पे राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, यानी कि इस एक एरिया में अगर जनसंख्या बढ़ रही है और कम हो रही है तो इसका कौन सा घटक नहीं है। चलिए एक को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मृत्यु की बात करते हैं, तो मानते हैं इस एरिया में टोटल 100 लोग रहते हैं, जिसमें से टोटल जो है 10 लोगों की मृत्यु हो गई, तो जनसंख्या में परिवर्तन कैसा हुआ, ऋणात्मक। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसी एरिया में टोटल जो है वो 10 लोगों का जन्म हुआ, तो जनसंख्या कितनी हो गई, 110 हो गई, जो कि धनात्मक है। फिर प्रवास होता है। अब प्रवास में दोनों तरीके का होता है, या तो कुछ लोग यहाँ से चले जाएंगे या तो कुछ लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये जन्म मृत्यु प्रवास ये सारी क्रिया यहाँ पे क्या दर्शाते हैं कि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन नगरीकरण जो है वो इसका घटक नहीं है। हालांकि नगरीकरण की वजह से रोजगार होता है तो लोग आते हैं, लेकिन नगरीकरण को घटक के रूप में नहीं लिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्या सर जी, ध्यान से देखो, यहाँ पे बात कही जा रही है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत का जो विदेशी व्यापार है इसमें तीव्र वृद्धि हुई है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। ठीक है, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी मात्र 1% है। उसके बाद भारत के आयात और निर्यात इन दोनों की ही मात्रा बहुत अधिक है, यानी कि आयात भी बहुत करता है और निर्यात भी करता है। लेकिन ये कहना कि भारत का निर्यात का जो मूल्य है वो आयात की तुलना में अधिक है, अर्थात भारत जितना बेचता है उससे ज़्यादा बेसिकली आयात करता है, तो ये गलत है। यानी कि कौन सा सही नहीं होगा, तो आपका ये ए वाला सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि कुछ परसेंट मुझे ये वाला सी वाला भी लगता है, बट आपकी किताब में 1% दिया गया है तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। वेल ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे द वैल्यू ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इज हाइयर देन इम्पोर्ट्स, तो ये चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस क्षेत्र के क्रियाकलाप, यानी कि आपकी जो 3-4 एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, तो इसमें से ऐसे कौन से क्रियाकलाप हैं जिसके अंतर्गत उच्चतर स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले कार्य शामिल हैं। अगर ध्यान से देखें तो निर्णय लेना और नीतियां बनाना किस में आ जाता है, सर्विस एक्टिविटीज में, और ये सर्विस एक्टिविटीज किसके अंतर्गत आती हैं, पंचम क्रियाकलाप में। ठीक है, देखिए सबसे पहले आती है प्राथमिक जिसमें कृषि होती है, फिर द्वितीयक जिसमें विनिर्माण उद्योग आ जाता है, तृतीयक में उससे ऊपर की, और चतुर्थक में बैंकिंग सेवा वगैरह आ जाती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो बी हो गया आपका यहाँ पे 5th एक्टिविटीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ पे आपको एक ही साथ में 3 MCQs एक बार में पता चलेंगे। कौन कौन से, आपको कथनों पर विचार करना है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, सरसों का जो प्रमुख उत्पादन राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है, सरसों का प्रमुख उत्पादन राज्य राजस्थान। दूसरा, भारत के कुल तिलहन उत्पादन का जो प्रमुख राज्य है वो है MP यानी कि मध्य प्रदेश। गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य, ये तो आप सभी को पता है, राजस्थान। ठीक है, तो अब देखो अगर आपसे मैप में भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो ना कि कहाँ पे है। नेपाल के नीचे वाला जो है इस वाले एरिया में, यहाँ पे आपका आ जाता है क्या बोलते हैं MP। ठीक है, और इधर गुजरात के ऊपर राजस्थान आ जाता है, और यूपी के नीचे ही आपका यहाँ पे MP आ जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको तीनों चीज समझ में आ गई ना कि कौन सा प्रमुख होता है। ओके, वेल ऑप्शन क्या बोलेंगे, डी वाला जो है ये हमारा राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो डी हो गया हमारा। अब बात करते हैं मिलान की। ओके, तो इसमें से कौन सा मिलान सही होगा कौन सा गलत है, ध्यान से पढ़ें बच्चों। सबसे पहला दिया गया है, एक तो राज्य है, एक तरफ खनिज है। तो राजस्थान में कौन सा खनिज पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है बच्चों बलुआ पत्थर, क्योंकि पथरीला इलाका है राजस्थानी। ठीक है, इसीलिए बलुआ पत्थर होता है। दूसरा केरल, तो केरल में कौन सा पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। गुजरात में कौन सा पाया जाता है, तो पेट्रोलियम, और तमिलनाडु में लिग्नाइट कोला पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका मिलान हो गया। तो देख लीजिए इसमें पहले का डी हो आपका, ये रहा देखो सी वाला, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए हो जाता है। ओके,
इसी प्रकार से इंग्लिश में देखेंगे तो पहले का आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है, और केरला का आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। कहाँ जा रहा है ये सी वाला? पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का आपका ए। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए आपको क्या बताना है, ऐसा कौन सा कार्य है जो द्वितीयक सेक्टर से संबंधित नहीं है, यानी कि सेकेंडरी जो एक्टिविटीज होती हैं इससे संबंधित नहीं है। तो देखिए ध्यान से, वस्त्र का निर्माण मशीनों के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। इस्पात प्रगलन, बिल्कुल ठीक है। टोकरी बनाना, ये भी एक द्वितीयक सेक्टर में आता है। लेकिन बीमा कार्य जो कि क्या है, जो कि हमारी सर्विस है, तो ये क्या कहलाती है, या तो ये फोर्थ में आएगा या तो ये फिफ्थ में आएगा, है ना, लेकिन सेकंड में नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है। एक तरफ वर्ष है, एक तरफ प्रवृत्ति है, तो इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहला है 1921 से 51। तो ये एक सेकंड रुको, पहले आपको बताते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहली स्थिति जो होती है वो होती है 1901 से 21, ठीक है, 1901 से 21। तो इस समय क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, जिसमें भारतीय सैनिकों ने भी भाग लिया था अंग्रेजों की तरफ से। तो इससे जो है जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम हो रही थी, ठीक है, यानी कि जनसंख्या जो थी वो माइनस में जा रही थी। तो यहाँ पे दिया गया वृद्धि काल, जनसंख्या वृद्धि अधिक थी, तो ये गलत है, ठीक है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, आंसर आपका बी मिल गया। अब बाकी बातों को भी सुन लीजिए। उसके बाद में फिर 1921 से 51 ये कहलाती है स्थिर वृद्धि की वृद्धि, ठीक है। उसके बाद 1951 से 81 ये घटती वृद्धि को दर्शाता है, और 1981 से अभी तक जो है ये जनसंख्या विस्फोट को दर्शाता है, ठीक है। तो सारे के सारे सही हो गए, बस यहाँ पे ये जो 1901 से 21 कहा गया ना कि जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हुई थी, बस ये गलत है, क्योंकि ये कम हुई थी जनसंख्या। ओके, तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा रोग है जो कि जल से जनित नहीं है। तो सबसे पहला डायरिया, बिल्कुल है। आंतों में कृमि, बिल्कुल है। हेपेटाइटिस, बिल्कुल है। वायरल बुखार, ये नहीं है, ठीक है। वायरल फीवर बेसिकली रोग से जनित नहीं हो, बस उसे जल से जनित नहीं होता है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। ये तो आपने रियलिटी में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, कभी न्यूज़पेपर में या फिर कभी इंस्टा पे देख रहे हो तो भी आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है, नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य अनुसार भारत के किस राज्य में गंगा ग्राम का विकास नहीं किया जाना है। यानी कि 3 ऐसे स्टेट हैं जिसके माध्यम से इस नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उसका विकास किया जाना है, लेकिन एक ऐसा है जिसका नहीं किया जाना है। तो किस किस का है, तो उत्तराखंड का किया जाना है, उत्तर प्रदेश का किया जाना है, झारखंड का किया जाना है, लेकिन हरियाणा का नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जिसका विकास नहीं करने की बात की जाती है। ओके, ये हो गया सी आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब ये प्रश्न जो है एक बार फिर से आपके 3 नंबर की तैयारी करवाएगा। कैसे सर जी, देखिए क्वेश्चन 14 जो वो क्या कहता है, क्वेश्चन 14 कहता है कि सूती कपड़ा उद्योग के लिए निम्नलिखित में से गलत कथन की चयन कीजिए। तो गलत आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, सूती कपड़ा उद्योग के बारे में भारत विश्व में बहुत पीछे है। तो यही पहला ही गलत हो गया, क्योंकि भारत में 1/3 की अगर हम बात करें, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा भारत जो है उस सूती वस्त्र उद्योग में आगे है, लेकिन कहता है बहुत पीछे, गलत है, ठीक है। अकेला यूरोप विश्व का आधा कपास आयात करता है, किससे, भारत से, ठीक है। बिजली करघों से युक्त कारखानों में कम श्रमिक लगते हैं, इन सूती कपड़ा उद्योगों में जहाँ पे बिजली से कपड़े बनते हैं ना, वहाँ पे श्रमिक कम लगते हैं। और जो हथकरघा उद्योग होते हैं इनमें श्रमिकों की हमें अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना क्या से क्या है। तो सबसे पहला बिजली करघा उद्योगों में जो हथकरघा उद्योग होते हैं, सॉरी बिजली से चलने वाले उद्योग होते हैं, इनमें श्रमिक कम चाहिए होते हैं। हाथों से काम करने वालों में लोग ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा लगता है। अकेला यूरोप विश्व का आधा कपास आयात करता है, वहीं भारत जो है वो विश्व के अग्रणी सूत उत्पादक राज्यों में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अब ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती यूरोपीय उपनिषदों के द्वारा विकसित की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों, इसीलिए मैं आप सभी से इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर है, बहुत ही आसान है। आप सभी को पता होगा कि यूरोप वासियों ने कौन सी कृषि को विकसित किया था भारत में,
ठीक है, तो वो कौन सी कृषि की थी? आप सभी को कैसे आंसर करना है? आंसर करना है आपको इस प्रकार से लिख के ANS 15। ठीक है, फिर कमेंट कर दीजिए आपका क्या होगा, ट्रक कृषि, रोपण कृषि, निर्वाह कृषि या फिर मिश्रित कृषि, इनमें से कौन सा है जिसे यूरोपीय उपनिषदों ने विकसित किया था। जिस भी बच्चे का पहले कमेंट आएगा उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा, साथ ही हार्ट भी दे दूंगा ताकि और भी बच्चों को पता चल जाए। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग वाज डेवलप्ड बाय द यूरोपियन, तो आपको बताना है कौन सा है। अगला बच्चों, डेनमार्क को किस नाम से जाना जाता है? तो डेनमार्क को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? डेनमार्क यानी कि डेयरी उद्योग, डा से डेनमार्क, डा से डेयरी उद्योग, बस मिल गया हमें आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, एक बार फिर से अब आपकी और अच्छे से तैयारी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 17वां क्वेश्चन कहता है कि हमें कुछ कथनों को ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया बच्चों, भारत में चावल का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। बिल्कुल ठीक है, तो पहली बात हमारी क्या हो गई, पश्चिम बंगाल राइट है, प्रमुख चावल उत्पादक। दूसरा, प्रमुख मूंगफली का उत्पादक कौन सा राज्य है? तो ये गुजरात है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये भी राइट हो गया। तीसरा, भारत में प्रमुख जूट उत्पादन का राज्य कौन सा है? तो ये भी पश्चिम बंगाल ही है, तो आपका ये तीसरा वाला भी राइट हो गया। चौथा, ज्वार उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। यानी कि ये जितने भी प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात की गई है ये चारों के चारों आपके सही हैं। इट मींस ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से इंग्लिश में तो यहाँ पे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस, तो राइस के लिए वेस्ट बंगाल है। ठीक है, मूंगफली के लिए गुजरात है, एंड जूट के लिए वेस्ट बंगाल फिर से है, एंड जो शोरगुन होता है इसके लिए महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों इस पेपर के हमने सेक्शन नंबर ए के, ठीक है, सेक्शन ए के जितने भी हमारे 17 MCQs थे ये हमने डिस्कस कर लिए। तो अब सारे के सारे बच्चे कमेंट में बताओ कि इन 17 MCQ में से आपने कितने MCQ क्वेश्चन के राइट आंसर चूज किए थे, आपने समझे थे कि मेरी तरफ से ये सही हो सकता है। ठीक है, एकदम ईमानदारी से बताना, 10 किए हैं तो 10, पूरे किए हैं तो पूरे, लेकिन चीटिंग नहीं करेगा कोई सा भी। ओके बच्चों, चलिए आप शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर बी की, और बी में है हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 और 19। तो आ जाइए, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि दिए गए गद्यांश को पढ़ना है फिर उत्तर देना है। तो देखिए गद्यांश किसके बारे में है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के बारे में। तो आ जाइए पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना बच्चों। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था, आज भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। 1948 में कंवर सेन के द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई थी, और यह नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई है 9060 किलोमीटर, और यह 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र जो है इसमें सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। कुल कमान क्षेत्र में से 70% जो एरिया है यह नहर तंत्र और शेष लिफ्ट तंत्र के द्वारा उपयोग किया जाता है। अर्थात इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के बारे में आपको एक नहीं दो नहीं कम से कम 5+ MCQs भी पता चले होंगे। सबसे पहला, जो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है इसे पहले किस नाम से जानते थे? तो राजस्थान नहर के नाम से। ठीक है, उसके बाद ये परियोजना किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो कंवर सेन के द्वारा शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1948 में, और मतलब इन्होंने संकल्प लिया था 1948 में। शुरुआत एक्चुअल में इसकी जो हुई थी वो हुई थी 31 मार्च 1958 को। अब इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र जो है ये नहर निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है बच्चों पंजाब से, और पंजाब में कहाँ से? हरिके बांध से। ठीक है, और उसके बाद में कितनी इसकी लंबाई है? तो लंबाई है 9060 किलोमीटर। इस प्रकार से आपकी बहुत सारी बातें हो गई। अब आ जाइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब और किसके द्वारा शुरुआत करवाई गई? तो 1948 में ये कंवर सेन के द्वारा संकल्पित थी और 31 मार्च 1958 को शुरू हो गई। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य और किस बांध से निकलती है? तो किस राज्य से निकलती है भाई? पंजाब में हरिके बांध से निकलती है, और राजस्थान के थार मरुस्थल के साथ पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की दूरी औसत दूरी पर बहती है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के जो 3 से 4 चरण हैं, इसमें से आपको एक जो चरण है पहला वाला, इसकी व्याख्या करनी है। तो लिखेंगे चरण नंबर 1, इंदिरा गांधी का चरण 1 का कमान क्षेत्र जो है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के ऊपरी भाग में पड़ता है।
ठीक है, पहले चरण में। इस चरण के कमान क्षेत्र का भूतल जो है वो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, क्योंकि ये इस उत्तरी भाग में पहाड़ी इलाका है इसलिए, ठीक है। इसमें कृषि योग्य कमान क्षेत्र मात्र 5.53 लाख हेक्टेयर है और टोटल इसका कितना एरिया था, टोटल था इसका 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि। ओके बच्चों, तो आपका 18 हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लीजिए, इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है, इसके बारे में जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। रही बात क्वेश्चन के आंसर की, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर ये स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है आपको एक चित्र। अब इस चित्र में अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है वो सुएज नहर के बारे में विशेषताएं दी गई। किसके बारे में, सुएज नहर के बारे में। इसका शुरुआती पॉइंट, ठीक है, इसका एंडिंग पॉइंट, ये कहाँ से बहती है, बीच में क्या क्या सारी चीजें दी हुई हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है, चित्र में दर्शाई गई नहर का नाम और निर्माण कब हुआ। तो नहर का नाम है सुएज नहर और निर्माण हुआ था 1869 मिस्र में। चित्र में दर्शाई गई नहर जो है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो ये जो नहर है सुएज नहर, ये बेसिकली किन दो महासागरों को जोड़ती है। एक तो इधर हो गया भूमध्य सागर, ठीक है। अब इधर नीचे कौन सा है, तो नीचे है बच्चों आपका लाल सागर। तो भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है। अब है बच्चों की ये जो क्या नाम है, सुएज नहर है, इसकी आपको विशेषताएं बतानी है। तो विशेषताएं देखो बच्चों, सुएज नहर की अगर 3 नंबर में आएंगे तो आप कैसे लिखोगे, मैं आपको एक ही बता देता, तो इसीलिए कम टाइम है ना आपके पास में, तो हम एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। चलो देखो, सुएज नहर की हम विशेषताओं की बात करते हैं। 1 नंबर में केवल 2 विशेषताएं बतानी है और 3 नंबर में 4 बता देनी है। तो सबसे पहले क्या है कि सुएज नहर की जो लंबाई है वो 180 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है, यानी कि गहराई भी बहुत है इसकी, ठीक है। इस नहर के द्वारा यूरोप और दक्षिणी एशिया साथ ही ऑस्ट्रेलिया के मध्य दूरी को कम किया गया है। साथ ही साथ इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं, कम से कम 100 जलयान। और यह नदी नील नदी से नौगम में ताजा पानी की जो नहर है सुएज नहर से मिलती है जाके। और साथ ही इसमें आप ये कब बनी थी, किन किन महासागरों को जोड़ती है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। ये इन दोनों को भी ऐड कर दोगे 3 नंबर में। ओके बच्चों, तो सुएज नहर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सुएज नहर हो गई और एक आपकी वो पनामा नहर हो गई, दोनों, और एक पायसाविरिन रेलमार्ग हो गया और एक और जो दूसरा वाला है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है आपके चित्रों के लिए। और मैं आपको चारों सैंपल पेपर में आने वाले और भी जो 4 है ना, उसमें इन्हीं को समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे, ओहो इंग्लिश में ऐड करना भूल गए, चलिए कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन देख लीजिए और उसके आंसर क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। तो कब बनाई गई थी ये सुएज कैनल, इजिप्ट में 1869 में, ठीक है। अब किस किस को जोड़ती है, तो मेडिटेरेनियन सी को विद रेड सी के साथ में। फीचर्स क्या हैं, तो 2 तो आप ये लिख सकते हैं और बाकी के 4 आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सेक्शन नंबर सी, जो कि हमारा यहाँ से शुरुआत हो जाता है, ठीक है। अब सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर के टोटल हमारे 4 क्वेश्चन होंगे। अगर हम 2 क्वेश्चन का अथवा मिला दें तो 3 नंबर के टोटल जो है आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन बनते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, और पहले ही क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको अथवा दे दिया गया है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अच्छा इस क्वेश्चन को ना पेपर में 2 तरह से पूछा जा सकता है। एक तो बहुत आसान तरीके से, इस प्रकार से, बताओ बच्चों, सहकारी कृषि, ठीक है, और हमारी जो दूसरी कृषि है सामूहिक कृषि, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप तो बहुत आसानी से बता दोगे, लेकिन अगर वहीं पे मैं ये शब्द यूज कर दूं, किन्हीं 3 भिन्नता प्रतिपादक बिंदुओं के द्वारा उल्लेख कर, तो ये बताओ कि सहकारी कृषि सामूहिक कृषि में अंतर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। इसीलिए क्वेश्चन का जो मेन पार्ट होता है उस पर ध्यान देना बच्चों, ठीक है। तो आज ये शुरुआत करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको 5 नंबर के हिसाब से बताऊंगा। अगर 5 में आएगा तो 5 पॉइंट और 3 में आएगा तो 3 पॉइंट। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर। तो लिखेंगे इस प्रकार से, सहकारी यानी कि सरकारी कृषि। सरकारी कृषि में जो कृषक होते हैं ये स्वेच्छा से अपने संसाधनों का समाहित करते हैं, ठीक है, और सहकारी संस्था बनाकर कृषि का कार्य संपन्न करते हैं। जबकि जो सामूहिक कृषि होती है, सामूहिक कृषि में उत्पादन के जो भी संसाधन होंगे इन पर स्वामित्व एक समाज का, एक समूह का होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो सहकारी कृषि होती है इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हैं, लेकिन सामूहिक कृषि में क्या होता है कि कृषक जो है
वो अपने सभी संसाधनों को मिलाकर कृषि करते हैं, सारे के सारे कृषक एक साथ मिलके, लेकिन उसके पास में भूमि का एक छोटा सा हिस्सा बचता है। उसके बाद में जो सहकारी कृषि होती है तो ये अपने लिए सहकारी समितियां भी बनाते हैं। तो सहकारी समितियां जो होती हैं ये इन कृषकों को सभी रूपों में सहायता करती हैं, जबकि सामूहिक कृषि में क्या होता है कि सरकार जो है ये नियंत्रण रखती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सहकारी समितियां जो होती हैं वो अपने उत्पादों को जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है, खेती किया वटेवर, तो उनको वो अपनी शर्तों के हिसाब से बेचती हैं। लेकिन सामूहिक कृषि आप कर रहे हो तो जितना सरकार ने मूल्य निर्धारित किया होगा वो उतने में खरीद लेगी, इस प्रकार से, है ना। तो ये होती है सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में डिफरेंस। ओके बच्चों, अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं बताइए। तो ये भी आपका 5 नंबर में आ सकता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ओके, चलिए, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता क्या है बच्चों, नाम से ही पता चलता है, यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले जो प्रदेश होते हैं यहाँ पे की जाती है। तो पहला पॉइंट, नाम की विशेषता। दूसरा, ये एक विशिष्ट प्रकार की कृषि होती है। क्यों भाई? क्योंकि भूमध्य सागरीय कृषि जो है इसमें खट्टे फलों का उत्पादन होता है। ठीक है, खट्टे फलों का, जो खट्टे होते हैं, खास करके जैसे कि अंगूर वगैरह हो गए, इस प्रकार से। थर्ड क्वेश्चन, यह शुष्क कृषि की जाती है, यानी कि यहाँ पर शुष्क कृषि भी की जाती है। गर्मी के महीनों में अंजीर और जैतून भी पैदा किए जा सकते हैं। ठीक है, और अंगूर तो है ही है। शीत ऋतु में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग होती है तो इन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेशों से इसकी आपूर्ति की जाती है। क्योंकि शीत ऋतु में क्या होता है, यूरोप और अमेरिका में फल और सब्जियों की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे जलवायु सही नहीं होती है कृषि के लिए, और भूमध्य सागरीय में होती है। तो यहाँ पे कृषि करते हैं लोग और उसको बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद भूमध्य सागरीय के क्षेत्र में कई देशों में अच्छे किस्म की जो अंगूर हैं इनकी उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा यानी कि शराब का उत्पादन भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर क्या विशेषताएं हमारे सामने निकल कर आई? सबसे बड़ी विशेषता तो ये रही कि ये कृषि केवल उन इलाकों में की जाती है जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु हो। विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों का उत्पादन होता है। शुष्क कृषि भी होती है, जैसे गर्मी के महीने में अंजीर और जैतून। ठीक है, जब अमेरिका यूरोप में शीत ऋतु में सब्जियां फल वगैरह नहीं हो पाते, मांग ज़्यादा बढ़ती है, तो इनकी पूर्ति की जाती है इन्हीं प्रदेशों से। अच्छे किस्म के अंगूर की उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा भी इसी में उत्पादन की जाती है। ठीक है बच्चों, तो 3 नंबर का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 अब इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में मेंशन एनी 3 पॉइंट्स डिफरेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव। तो कॉर्पोरेटिव फार्मिंग क्या होती है, कलेक्टिव फार्मिंग क्या होती है, इसके बारे में सारे के सारे पॉइंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड आपकी जो एग्रीकल्चर की बात हुई है वो हुई है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21। और इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने थॉट बेस पर भी लिख सकते हो, लेकिन मेक श्योर जो वर्डिंग होनी चाहिए वो 12th के बच्चे की हो, कोई 6ठी 7वीं के बच्चे की नहीं। क्वेश्चन क्या है, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान यानी कि नगरों में उत्पन्न होने वाला कूड़ा करकट ये एक गंभीर समस्या बना हुआ है, कोई 3 कारण लिखिए। तो आ जाइए समझते हैं। लिखेंगे, भारत में जिस प्रकार से तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसी तरीके से हमारे पास में जो सुविधाएं हैं अब वो अपर्याप्त होने लगी हैं, और इसी वजह से विभिन्न स्रोतों के द्वारा अपशिष्ट की मात्रा, कूड़े करकट और जो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसमें कारखानों, विद्युत गृह, भवन निर्माण, ठीक है, या फिर कोई भूकंप वगैरह, इससे निकलने वाली जो राख है, मलबा, ये सबसे ज़्यादा एक बने हुए हैं समस्या। ठीक है, अपशिष्ट यानी कि कचरे का पूर्ण निपटान नहीं होना, क्योंकि आपने जैसे दिल्ली वगैरह में देखा है तो कूड़े के बहुत बड़े पहाड़ हैं जिनका निपटान नहीं किया जा पा रहा है, बहुत सालों से वो हैं और रहेंगे भी, क्योंकि निपटान इतनी जल्दी आसान नहीं होता है। ठीक है, बिना एकत्र किए हुए छोड़ना, आप पार्क में गए, आप घूमे, थोड़ा आपने कुछ खाया पिया, वो वहीं छोड़ दिया, तो इससे क्या है, अपशिष्ट और बढ़ रहे हैं। पर्याप्त स्थान की कमी में हमारे पास में, कचरे को हम रखें कहाँ पे, तो इसकी भी हमारे पास में कमी है। और सबसे बड़ी जरूरी बात कि लोगों को ना सफाई का महत्व ही नहीं पता है। ठीक है, और उन्हें यही नहीं पता है कि प्लास्टिक का उपयोग करने से क्या हानिकारक होते हैं। ठीक है, और हमें किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, और जो नगरीय अपशिष्ट है हमें इसको अच्छा बनाना चाहिए, अपशिष्ट ना करें, इसके बारे में लोगों को जागरूकता है ही नहीं। क्योंकि एक आम व्यक्ति जो 8 घंटे की जॉब करता है, ठीक है, फैक्ट्री जाता है, क्या वो इसके बारे में कभी सोचेगा
नहीं सोचेगा, क्योंकि उसे तो बस रोटी कपड़ा मकान और अपने खाने पीने से किराया देने से मतलब होगा। वो सोचेगा भी नहीं इसके बारे में, अगर चाहेगा भी ना तो सोच ही नहीं पाएगा। तो जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है, तो जागरूकता हमें फैलानी चाहिए लोगों को इसके बारे में। ठीक है, तो आप इसमें चाहो तो और भी अपने 1-2 पॉइंट ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है इसका इंग्लिश मीडियम में। वाई इज म्युनिसिपल वेस्ट डिस्पोजल अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया? तो एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके रीजंस दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब इस प्रश्न के अंदर ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। कितने? 3 नंबर के 3 क्वेश्चन कंप्लीट। कैसे सर जी? क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर कितने उद्योग होते हैं, कितने प्रकार के? सार्वजनिक क्षेत्र होता है, निजी क्षेत्र होता है और संयुक्त होता है। अब एक एक की आपको 3 से 4 विशेषताएं बताई जाएंगी। तो अगर पेपर में पूछा जाए सार्वजनिक क्षेत्रों की विशेषताएं तो 3 बता देना, निजी की तो 3 से ये जो 3 से 4 जो आपको बताऊंगा पूरी बता देना, और संयुक्त का एग्जाम्पल है केवल। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र, सबसे पहली विशेषता, ये ऐसे उद्योग होते हैं जो कि सरकार के अधीन होते हैं। सार्वजनिक, सरकार के अधीन। अब सरकार के अधीन है तो इनका प्रबंधन कौन करेगा? सरकार ही करेगा। ठीक है, अब सरकार के अधीन है तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में लौह इस्पात उद्योग वगैरह ये एक से एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब सरकार के अधीन है तो इसमें अधिकतर समाजवादी और साम्यवादी जो देश होते हैं यही शामिल होंगे। ठीक है, जैसे आपने जो 12th की पॉलिटी में पढ़ा होगा साम्यवाद के बारे में, है ना, चाइना की वो जो थी, समाजवाद के बारे में पढ़ा होगा, तो यही चीज़ें हैं। अब दूसरा यहाँ पे निजी आ जाता है। तो निजी में क्या होता है कि ऐसे उद्योग जो होते हैं इनका मालिक एक व्यक्ति होता है या फिर एक कंपनी होती है। अब एक व्यक्ति या एक मालिक है तो उद्योगों का प्रबंधन भी वही करेगा, है ना। पूंजीवादी जो देश हैं उनमें ये ज़्यादा दिखा जाता है। जैसे शॉक थेरेपी जब हुई थी ना पॉलिटी में, क्या बोलते हैं, यूएन कह रहे हैं, यूएसएसआर के विघटन के बाद में, डिसइंटीग्रेशन के आफ्टर, तो वही वहाँ पे पूंजीवाद को अपनाया गया था शॉक थेरेपी को, तो उसके कुछ खतरनाक परिणाम निकले थे, है ना। भारत में टाटा समूह, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ संयुक्त क्षेत्र होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनका संचालन सरकार और जो निजी कंपनियां ये एक साथ मिलकर करती हैं। ना तो सरकार एक अकेले कर सकती है, ना कोई निजी कंपनी एक अकेले कर सकती है, इसलिए दोनों मिलकर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद में है HML यानी कि मित्तल एनर्जी लिमिटेड, इस प्रकार से। ओके बच्चों, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया ना कि कौन कौन से उद्योगों के हमारे पास में वर्गीकरण उपलब्ध है, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। अगला देखें, अब इसमें इंग्लिश में आ जाता है कि क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। तो कौन कौन से? सबसे पहले पब्लिक सेक्टर, फिर प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर की बात आ जाएगी। ठीक है, सारी विशेषताएं दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इसके सारे के सारे क्वेश्चन, यानी कि पहला वाला ये भी 5 नंबर में आ सकता है, और जो दूसरा वाला है ये भी 5 नंबर में आ सकता है। तो आप अपने हिसाब से देखना, 5 नंबर में आएगा तो जितने पॉइंट बताऊंगा सारे लिखना, 3 नंबर में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पॉइंट, बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी में ना पॉइंट टू पॉइंट आंसर के मार्क्स मिलते हैं आपको। ओके, तो क्वेश्चन 23 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में जो सड़क परिवहन है ये अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? तो सिंपल सा आपको क्या बताना है, भारत में सड़क परिवहन अधिक उपयोगी क्यों है, इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। तो आ जाइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्या पॉइंट दिया गया है? सबसे पहला ये है कि सड़कें जो होती हैं ना, ये अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ डलुआ भूमि यहाँ पर भी बनाई जा सकती हैं। चाहे कितनी भी उबड़ खाबड़ इलाके हो, डलुआ भूमि हो, मैदानी इलाका हो, कोई मैटर नहीं, क्योंकि सड़कें तो कहीं से भी बनाई जा सकती हैं। हालांकि कहीं कच्ची होंगी तो कहीं पक्की होंगी। ठीक है, सड़कें जो होती हैं ये द्वार से द्वार तक सेवा प्रदान करते हैं। सिंपल सी बात है, हम लोग धरती पे तो रहते हैं, आप धरती पे जो भी आप एरिया देखते हैं वो सड़क की तो एक प्रकार से। तो इस यहाँ से मान लेते आप दिल्ली से चले, आप MP पहुँच गए तो सड़क के माध्यम से ही, आप अमेरिका पहुँच गए तो सड़क के माध्यम से ही, है ना। तो वही चीज़ है। लेकिन सर जी अमेरिका जाने के लिए तो प्लेन लेना पड़ेगा, मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया था। ठीक है, देखो सड़क परिवहन जो है वो अन्य परिवहन के साधनों की पूरक है। कैसे है? जैसे मानते हैं कि आपको एयरपोर्ट जाना है, तो एयरपोर्ट कैसे आप उड़ के चले जाओगे? नहीं जाओगे, तो आप घर से निकलोगे, गाड़ी लोगे, ऑटो रिक्शा या अपनी कार से जाओगे तो रोड से ही। ठीक है, तो रोड पे पहुंच गए। आपको मान लेते हैं रेलवे स्टेशन जाना है, तो वो भी आप ऐसे ही जाओगे, तो आप रेलवे स्टेशन भी सड़क के माध्यम से गए। मान लेते हैं आपको जाना है समुद्री इलाके की तरफ, शिप से जाना है कहीं पे,
ठीक है, अंडमान निकोबार पे आपको मस्त ट्रिप करने जाना है, तो वो वहाँ कैसे जाओगे? वहाँ भी तो उससे ही जाओगे, बस से या फिर गाड़ी से अपनी, जो कि सड़क से ही जाएगी, है ना। तो ये अन्य जो परिवहन है उसकी पूरक मानी जाती है। ठीक है, शीघ्र खराब होने वाले जो सामान है ये जल्दी ढोए जा सकते हैं, 2-4 घंटे में, एक आध दिन में जो सामान बेसिकली जल्दी खराब हो जाते हैं उनको इससे ढोया जाता है। दूसरा, ये केवल और केवल थोड़ी दूरी की मात्रा के लिए अच्छे हैं। आपको 2-4 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर करना है तो ये ठीक है, लेकिन वही बोल दूँ आपको दिल्ली से हरियाणा जाना है, ठीक है, तो बहुत दिक्कत है। मान लीजिए हरियाणा से आपको जाना है कोलकाता, तो बहुत दिक्कत है, सड़क परिवहन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ट्रैफिक होता है, बहुत प्रकार की असुविधाएं होती हैं। ठीक है, रही बात सड़कों के निर्माण और रखरखाव की, तो ये बहुत ही आसान होता है और लागत भी इसमें बहुत कम होती है। ठीक है बच्चों, तो एक आपके लेवल पर पहुंचकर जितना हो सकता था बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने समझा दिया। अब इसी में अथवा वाले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों कि भारत के राष्ट्रीय महामार्ग यानी कि इंडिया के जो नेशनल हाईवेज होते हैं इनकी आपको कोई 3 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो आ जाइए देख लेते हैं। 3 की जगह मैं आपको यहाँ पे टोटल 6 विशेषताएं बताता हूँ। तो भारत के राष्ट्रीय महामार्गों की विशेषताएं, देखिए सबसे पहली विशेषता क्या होती है कि ये जो नेशनल हाईवेज होते हैं ये किसके अंडर में आते हैं? केंद्र सरकार इसके अंडर में आते हैं, ये इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा संरक्षण किया जाता है। इन मार्गों का जो उपयोग है वो कई प्रकार में होता है। सबसे पहले तो अंतर्राज्यीय परिवहन, जैसे दिल्ली से यूपी जाना है, दिल्ली से बिहार जाना है, तो ऐसे में नेशनल हाईवे का उपयोग होता है। दूसरा, सामरिक क्षेत्रों के लिए, यानी कि कुछ हाईवेज ऐसे होते हैं जिनका उपयोग खास समय पे सामरिक क्षेत्रों के लिए ही होता है, यानी कि रक्षा सामग्री या फिर सेना के आवागमन के लिए होता है। कुछ हाईवेज ऐसे भी बनाए गए हैं। दूसरा, ये जो हाईवेज होते हैं, ये नेशनल राष्ट्रीय महामार्ग, ये राज्यों की राजधानियों को, जैसे यूपी की लखनऊ को दिल्ली से जोड़ता है। ठीक है, प्रमुख नगरों को आगरा से, और भी दिल्ली की हम बात करते हैं फिर कहीं और की, तो प्रमुख नगरों को पत्तन से पत्तनों को और रेलवे जंक्शनों को जोड़ते हैं राष्ट्रीय महामार्ग। ओके, 2008-9 में जो है इन मार्गों की कुल लंबाई तकरीबन 71,000 के आसपास थी। ठीक है, कुल लंबाई 71,000 किलोमीटर के आसपास। ये मार्ग देश की कुल सड़कों की 1.6% है। अगर देश में सड़कें मान लेते हैं टोटल 100 है, तो इसमें से मात्र 1.67 क्या है? नेशनल हाईवेज है। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन मार्गों का रखरखाव कौन करता है? तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे प्राधिकरण। एक सेकेंड सर जी, नेशनल हाईवे प्राधिकरण तो नहीं होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन 23 कंप्लीट। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखें, व्हाई इज रोड ट्रांसपोर्ट कंसिडर्ड मोर यूजफुल देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो क्यों होता है सबसे ज़्यादा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों इजीली। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से हैं नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स? तो ये आपके पॉइंट यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब आपका रह जाता है सेक्शन नंबर डी, और सेक्शन डी के अंदर 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि सेक्शन डी रहेगा आपका 25 मार्क्स का। फिर सेक्शन ई बचता है आपका जिसमें एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, यानी कि आपका जो है 1 क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, यानी कि 10 मार्क्स के। तो ऑलरेडी अगर अभी हम देखें तो इस पार्ट 1 में हमने केवल और केवल 35 मार्क्स को कंप्लीट किया है, और आपका जो 35 बच गया है इससे हम पार्ट 2 की वीडियो में समझेंगे बच्चों। ठीक है, और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आई बटन में भी, तो आप कहीं से भी जाके जरूर से देख लेना बच्चों। इसी के साथ ही आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। अपडेट ये है कि जैसे कि आपको पता है कि आपका हिस्ट्री का एग्जाम अब हो चुका है। ठीक है, तो अब आपका रह गया एक तो हिस्ट्री का और एक पॉलिटिकल का। तो हमने आपकी तैयारी के लिए हिस्ट्री के 20+ सैंपल पेपर, पॉलिटिकल साइंस के 20+ सैंपल पेपर्स को तैयार किया है, जिसमें हमने बहुत दिन रात मेहनत की 1 से 1.5 महीने तक, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। जब आपका हिंदी इलेक्टिव का पेपर हुआ था तो आपने देखा था कि 2 पैसेज को छोड़ के 60+, ठीक है ना, 18 को हटा दें तो 62 नंबर बचते हैं, तो 60+ जो क्वेश्चन थे वो इन्हीं 20+ सैंपल पेपर से आए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो इस हिसाब से सारे के सारे सैंपल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाइए आज ही इनको बाय कीजिए। बाय करने के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मैसेज करना है, कॉल नहीं, क्योंकि कॉल जो बहुत सारे बच्चे करते हैं तो हमने इसको अभी बंद कर रखा है। केवल अभी मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा हाई लिख के, ठीक है,
हाई लिखने के बाद में ना आप एक कोड दे देना हाई GSK10, तो आपका जो नंबर है ना वो शॉर्टलिस्ट होके उस कैटेगरी के बच्चों में पहुंच जाएगा जहां पे आपको 20+ सैंपल पेपर 99 रुपीज से मिलेंगे बच्चों। ठीक है, कितने में? 99 रुपए में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं 20 सैंपल पेपर का 99 का प्राइस देखूं तो मात्र 4 रुपये 90 पैसे बनते हैं, तो 5 रुपये भी नहीं, इतने में तो कुरकुरा भी नहीं आता है। और ऐसे में आपको हम एक सैंपल पेपर दे रहे हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तैयारी के लिए, तो सोचो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। और अभी तो ये सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी की बात है, आपके लिए अभी फिजिकल के जो सैंपल पेपर्स है वो अंडरगोइंग है। जैसे ही फिजिकल के पेपर बन जाएंगे, 20+ की हम बात करें, फिजिकल के लिए भी 20+ सैंपल पेपर बन रहे हैं अभी, जैसे ही बनेंगे अराउंड जो है आपके 1 मार्च तक हो जाएंगे, 1 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप उसके बाद में इस नंबर पे कांटेक्ट करके अगर आपको फिजिकल के चाहिए तो वो भी बाय कर सकते हो। उसके बाद में फिर से एक कॉम्बो ऑफर ला देंगे, अभी कोई कॉम्बो ऑफर नहीं है, जैसे फिजिकल का बनेगा फिर हम कॉम्बो ऑफर ला देंगे बच्चों। ठीक है, तो एक लास्ट आपके लिए वीडियो थी जिसमें आपको बताना था कि किस प्रकार से आप सैंपल उसको बाय कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।